हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स के बारे में। एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स मतलब जो भी पार्किंसन डिजीज़ में ड्रग्स हम यूज़ करने वाले हैं उन सब ड्रग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। पार्किंसन डिजीज़ हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में पढ़ा हुआ है। इसमें मेनली क्या होते हैं, ट्रिमर्स, रिजिडिटी, स्लो मूवमेंट हो जाता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स हो जाता है, ये सब पार्किंसन डिजीज़ में पढ़ेंगे। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, क्लिनिकल केस की तरह आता है। अब हमें पहचानना कैसे कि ये पार्किंसनिज्म है, इसमें ये सारे साइन सिम्टम दिखेंगे, ट्रिमर, रिजिडिटी, स्लो मूवमेंट, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, ये सब हमें दिखेंगे। एक बार हमने पहचान लिया कि पार्किंसनिज्म डिजीज़ है तो फिर हम इसके ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी फार्माकोलॉजी लिखेंगे। ठीक है, मेनली ये होता क्यों है, जब डोपामिनर्जिक सिस्टम से ज़्यादा हो जाता है कोलिनर्जिक सिस्टम, जब कोलिनर्जिक सिस्टम डोपामिनर्जिक सिस्टम से ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में तो पार्किंसनिज्म डिजीज़ होती है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज़। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन के, किसका क्लासिफिकेशन, एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स का। एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ें तो दो टाइप के होते हैं, ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम पे काम करेंगे और ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम पे जो काम करेंगे। पहला कैसे होंगे, जो ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम पे काम करेंगे, दूसरा ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करने वाले। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे पास हो गए। तो जो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले होते हैं वो होते हैं ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि डोपामिन कम हो जाता है, मेनली डोपामिन का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, उसे हमें कंट्रोल करना है। तो पहला ड्रग या सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जो हम यूज़ करते हैं वो होता है डोपामिन का प्रीकर्सर लेवाडोपा। क्या यूज़ करते हैं? लेवाडोपा। अब लेवाडोपा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसे बहुत डिटेल में, मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं अगली स्लाइड में। इसके अलावा बाकी कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जो हमें यूज़ करने हैं, इनका सिर्फ नाम याद रखना है, वो एक बार देख लो। डोपामिन प्रीकर्सर कौन सा हो गया? लेवाडोपा हो गया। अगला है डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन एगोनिस्ट क्या हो गया? ब्रोमोक्रिप्टिन और प्रामीपेक्सोल। अब एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, ये सब हमने पढ़ा था जनरल फार्माकोलॉजी में। अगर आपका ये सब अभी क्लियर नहीं है तो प्लीज़ जनरल फार्माकोलॉजी का लेक्चर देख लें। पहला हमने पढ़ा डोपामिन प्रीकर्सर लेवाडोपा हम यूज़ करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्रग है। इसके बाद डोपामिन एगोनिस्ट, उसमें क्या आएगा? ब्रोमोक्रिप्टिन और प्रेमीपेक्सोल। ठीक है, इसके अलावा हम क्या ड्रग यूज़ कर सकते हैं? NMDA एंटागोनिस्ट। NMDA क्या होता है? एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, इसका एग्जाम्पल क्या है? एमेंटेडिन। तो एन मिथाइल डी एस्पार्टेट का एंटागोनिस्ट हम यूज़ करेंगे एमेंटेडिन। क्यों? क्योंकि ये किससे रिलेटेड होता है? बैलेंस बनाता है। ये क्या बनाता है? बैलेंस करवाता है हमारी बॉडी में डोपामिन का बाकी एलिमेंट से, या बाकी जितने भी केमिकल्स हैं उनसे बैलेंस करवाता है एमेंटेडिन। ठीक है, इसके बाद MAO इनहिबिटर। MAO क्या होता है? मोनो अमीन ऑक्सीडेज। क्या होता है? मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर हम यूज़ करेंगे। उसका एग्जाम्पल क्या होगा? डिप्रेनाइल। क्या होगा? डिप्रेनाइल। अब ये MAO इनहिबिटर क्या करवाएगा? डोपामिन के ब्रेकडाउन को रोकेगा। क्या करेगा? डोपामिन के ब्रेकडाउन को रोकेगा। और डोपामिन के ब्रेकडाउन को कौन से ड्रग यूज़ कर सकते हैं, कौन से ड्रग रोक सकते हैं? COMT इनहिबिटर। COMT केटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। केटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर अगर हम यूज़ करते हैं तो ये भी डोपामिन के ब्रेकडाउन को रोकते हैं। इसका एग्जाम्पल है टोल्कापोन। क्या एग्जाम्पल है? टोल्कापोन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मेन ड्रग हमने कौन सा पढ़ा? लेवाडोपा। इसके अलावा क्या क्या यूज़ हो सकते हैं? ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामीपेक्सोल, एमेंटेडिन, डेप्रिनेल और टोल्कापोन। ठीक है, ये सारे ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी हमारी क्या थी? ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम वाले। ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम को हमें क्या करना है? अब कम करना है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्या था? डोपामिनर्जिक सिस्टम से ज़्यादा हो जाता है कोलिनर्जिक सिस्टम में, कोलिनर्जिक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, डोपामिनर्जिक सिस्टम की कम हो जाती है। तो अब जो कोलिनर्जिक की बढ़ी हुई थी इसे हमें कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करने पड़ेंगे, बेंजट्रोपिन और बेंजेक्सोल। क्या यूज़ करेंगे? बेंजट्रोपिन और बेंजेक्सोल। उसके अलावा क्या यूज़ हो सकता है? एंटी हिस्टामिन ड्रग यूज़ हो सकते हैं, जैसे प्रोमिथाजिन। क्या यूज़ हो सकता है? प्रोमिथाजिन। प्रोमिथाजिन ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है पार्किंसनिज्म क्या होता है? डोपामिन सिस्टम कम हो जाता है और कोलिनर्जिक सिस्टम बढ़ जाता है, तो पार्किंसनिज्म होता है। ठीक है, क्या क्या यूज़ कर लिए हमने? सारे ड्रग्स हम यहाँ पे देख लिए, दोनों टाइप के, डोपामिनर्जिक सिस्टम वाले और कोलिनर्जिक सिस्टम वाले। अब अगर हम बात करें लेवाडोपा की, स्पेसिफिक मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है और मेन ड्रग यही होता है जो यूज़ होता है। तो लेवाडोपा के बारे में हम कुछ देखते हैं। मेन ड्रग होता है और ये कैसा होता है? प्रो ड्रग होता है। प्रो ड्रग मतलब अभी लेवाडोपा की फॉर्म में हम देंगे, ब्रेन में या बॉडी में एंटर करने के बाद ये डोपामिन में कन्वर्ट होगा। मेन एक्शन कौन करेगा? डोपामिन ही करेगा, लेकिन हम इस डोपामिन की फॉर्म में ना देके कैसे दे रहे हैं? लेवाडोपा की फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में, इसलिए क्या बोलते हैं? इसे प्रो ड्रग बोलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म।
इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग। और ये किस में कन्वर्ट होता है, डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक टोन D2 रिसेप्टर कहाँ पे एक्ट करता है, ब्रेन में जाके D2 रिसेप्टर पे काम करता है, क्योंकि डोपामिन है, सिंपल सी बात, डोपामिन जहाँ एक्ट करेगा वहीं D2 ये काम करेगा। इससे क्या होता है, साइन स्टॉप हो जाते हैं लेकिन प्रोग्रेशन स्टॉप नहीं होती। क्यों, क्योंकि मेन कोज जो भी होगा जिसकी वजह से डोपामिन कम हुआ था, ये उस कोज को ट्रीट नहीं कर रहा। ये सिर्फ जो भी डोपामिन कम है हमारी बॉडी में उसको रिप्लेस करने के लिए हम एक्स्ट्रा डोपामिन हमारी तरफ से दे रहे हैं। ओनली स्मॉल एल डोपा एंटर ब्रेन। अब जितना भी लेवा डोपा हम दे रहे हैं हमारे पेशेंट को, उसका बहुत स्मॉल अमाउंट ब्रेन में जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, ये भी हमने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा हुआ है। इसका बेसिक अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो जितना ड्रग हमने दिया उसका कितना परसेंट हमारे उस पार्ट को पहुंचा जहाँ पे हमें वो पहुंचाना था, कितना परसेंट पार्ट हमारी बॉडी यूज़ कर पाई, ये होता है बायो अवेलेबिलिटी। तो इसका बहुत स्मॉल अमाउंट हमारा ब्रेन यूज़ कर पा रहा है, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। अब इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम क्यों होती है, क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म, या हमारी बॉडी में जहाँ पे हमें ड्रग को काम करवाना है उससे पहले लीवर में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, टर्म पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म। पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म, पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सिर्फ लीवर के लिए था। पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म हमें जहाँ पे यूज़ करना है उससे पहले जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से बहुत स्मॉल अमाउंट हमारे ब्रेन तक पहुंच पाता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, कार्बिडोपा नाम का एक ड्रग देते हैं लेवाडोपा के साथ। लेवाडोपा के साथ कार्बिडोपा नाम का एक ड्रग देते हैं। उससे क्या होता है, जो पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है और बायो अवेलेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। लेवाडोपा की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या हो रहा था, पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा था, इस चक्कर में बहुत कम ड्रग पहुंच पा रहा था। तो हमने कोई ऐसा ड्रग साथ में दे दिया जिसने पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म को कम करवा दिया और लेवाडोपा की अवेलेबिलिटी को बढ़वा दिया, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, जो लेवाडोपा होता है वो पेरीफेरल बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होता है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से। कैसे होता है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से मेटाबोलाइज हो जाता है और डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता और ब्रेन में नहीं पहुंच पाता। तो इस डी कार्बोक्सिलेज को रोकने के लिए हमने क्या दे दिया, कार्बिडोपा दे दिया। कार्बिडोपा दे दिया। अब कार्बिडोपा और एल डोपा को साथ देंगे ताकि डी कार्बोक्सिलेज से वो इसे बचा सके और एल डोपा सीधा हमारे ब्रेन में पहुंच सके, वहाँ जाके डोपामिन में कन्वर्ट होगा और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब जितने भी हाइपर एक्टिविटी या ऐसे जितने भी सिम्टम होते हैं वो इससे आ सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसका हो सकता है। एल डोपा और कार्बिडोपा का मेन वो क्या होता है, रेशियो या तो 4:1 होगा या 10:1 होगा। एल डोपा टू कार्बिडोपा कितना रेशियो होता है, या तो 4:1 रेशियो होगा या 10:1 इसका रेशियो होता है। ये एल डोपा और कार्बिडोपा साथ में देने से क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, हाफ लाइफ बढ़ जाती है और जीआईटी के साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। कार्बिडोपा जीआईटी के साइड इफेक्ट को भी कम करवाता है, इसकी हाफ लाइफ को बढ़वाने में मदद करता है और बायो अवेलेबिलिटी बढ़वा देता है। ब्रोमोक्रिप्टिन भी सेम होता है एल डोपा की तरह, इसलिए हम इसे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इसके कैरेक्टरिस्टिक और इसका वर्क फंक्शन है, नॉर्मली इसके एडवर्स इफेक्ट ये सब सेम होते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन से। अगला ड्रग हम क्या पढ़ सकते हैं, एमेंटेडिन। एक शॉर्ट वो देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। एमेंटेडिन क्या था, एनएमडीए एंटागोनिस्ट था। क्या था, एनएमडीए एंटागोनिस्ट। एनएमडीए मतलब एन मिथाइल डी एस्पार्टेट एंटागोनिस्ट था। अब एमेंटेडिन क्या होता है, एंटीवायरल ड्रग होता है और ये क्या करवाता है, ग्लूटामेट के न्यूरोट्रांसमिशन को कम करवाएगा। ग्लूटामेट के न्यूरोट्रांसमिशन को कम करवाता है। ये एल डोपा से कम इफेक्टिव होता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं एल डोपा देना। बहुत कम केसेस में हम एमेंटेडिन देते हैं, लेकिन मेन ड्रग क्या होता है, एल डोपा हमारा होता है। और ये क्या करवाता है, एमेंटेडिन क्या करवाता है, जो भी ग्लूटामेट और डोपामिन होता है इसका बैलेंस को बना के रखता है, ठीक है। ग्लूटामेट और डोपामिन के बैलेंस को बनाता है, किससे, ग्लूटामेट के न्यूरोट्रांसमिशन को कम करके। इसके एडवर्स इफेक्ट अगर हम देखें तो हेडेक, हार्ट फेलियर, हेलुसिनेशन, नोजिया, वोमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स का लेक्चर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे शायद एंटी साइकोटिक ड्रग वगैरह का लेक्चर हमारे पास बाकी है, बाइपोलर डिसऑर्डर का लेक्चर हमारे पास बाकी है।